पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको विदेश नीतियों के तहत बताया था कि अमेरिका की विदेश नीति किस प्रकार से उसके चरण रहे, सोवियत संघ की विदेश नीति जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 से वर्तमान के कैसे रहे। इसी में आपका अगला चैप्टर है, वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी इन चाइना अर्थात चीन की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो किसी न किसी विचारधारा का नेतृत्व करते हैं और उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्र की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची है। उन देशों के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव तो रखते ही हैं, लेकिन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों पर इन देशों की विदेश नीति का विशेष प्रभाव रहा है। उसी के आधार पर अपन मानते हैं कि चीन की विदेश नीति भी उनमें से एक विदेश नीति है। अपन मानते हैं कि चीन 1939 से और 45 के द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व इसे एशिया का रोगी कहा जाता था। यूरोपीय देश इसे पूर्व का तरबूज भी कहते थे और एशिया में इसकी स्थिति बहुत कमज़ोर मानी जाती थी। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एशिया क्षेत्र में एक दैत्य है और वह सोया हुआ है। यदि यह सो रहा है तो इसे सोने दो, लेकिन जब यह जागेगा तो पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ेगा या कोई न कोई क्रांति लाएगा। उन्होंने अपने शब्दों में इसे अभिव्यक्त करते हुए कहा कि वहाँ एक दैत्य सोया हुआ है जिसे सोने दो, लेकिन जब वह जागेगा पूरी दुनिया को हिला देगा। इसका भावार्थ ये था कि बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा क्षेत्रफल इस बात की ओर इंगित करता है कि चीन अपनी विदेश नीति को समृद्धि के साथ साथ ही अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना चाहता है। चीन ने हालांकि साम्राज्यवादी नीति का भी समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक विशेष नीति जिसे चारा और छड़ी की नीति के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने चारा और छड़ी की नीति को अपनाया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह सैद्धांतिक रूप से जो संधियां विदेशों के साथ में करता है, व्यवहार में अपने राष्ट्रीय हितों के लिए उन संधियों को नज़रअंदाज करते हुए केवल साम्राज्यवादी व्यवस्था, सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपनी राज्य की उन्नति को बढ़ाए रखने के लिए करने का प्रयास करता है। अपन ये मानते हैं कि उनके इतिहास में यदि अपन ये देखें कि उन्होंने जिन देशों के साथ में संबंध स्थापित किए हैं या समझौते किए हैं, जैसे 1954 में भारत के साथ पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन किया है और उन्होंने इंडो चाइना भाई भाई का भी नारा दिया था, लेकिन बहुत शीघ्र ही वह अपने इस वादे को भूलकर 1962 में आक्रमण करने या भारत पर एक सैन्य कार्रवाई करने में उन्होंने कभी भी हिचक नहीं मानी। विशेष तौर से यही माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप चीन ने अपने आप को कैसे ढाला और उसी के अनुरूप अपन मानते हैं कि वह आज विश्व की महानतम शक्तियों के रूप में माना जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन के उदय का प्रभाव यानी कैसे रहा, और विशेष तौर से यह एशिया ही नहीं अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका जैसे देशों में अपना प्रभाव जमा हुआ है। तो अपन ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के उदय का क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए कि तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। 1949 में साम्यवाद की स्थापना होने के बाद में चीन ने आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित किया कि संपत्ति के केंद्रीकरण के साथ साथ में सार्वजनिकीकरण को कम और विशेष तौर से अर्थव्यवस्था के प्रोडक्ट और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के निर्यात पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ में तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को दिया, संचार साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों में वो मुकाम हासिल किया जो कोई भी देश उसकी बराबरी करने के पक्ष में नहीं। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस के बाद या अपन ये कह सकते हैं कि उस समय के सोवियत संघ के बाद चीन ने अपनी स्थिति को इस प्रकार से सुदृढ़ किया कि यह तीसरी महाशक्ति के रूप में
दर्ज हुआ और अन्य देशों को भी ऐसा लगने लगा कि सबसे गरीब राष्ट्र और सबसे कमज़ोर राष्ट्र ने अपने मुकाम को कैसे हासिल किया, यह इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना महत्व रखती है। दूसरा है नवीन शक्ति संतुलन, जहां पर अपन ये कह सकते हैं कि 1945 के शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में दो ही महाशक्तियां हुआ करती थी, एक अमेरिका जो पूंजीवादी राज्यों का नेतृत्व करता है और दूसरा है सोवियत संघ जिन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को संभाले हुए था। लेकिन अपन देखते हैं कि वर्तमान में सोवियत संघ का जिस प्रकार से बिखराव हुआ है, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, बल्गारिया जैसे जैसे धीरे धीरे अलग होते चले गए, राष्ट्र की स्थिति कमज़ोर होती चली गई और सोवियत संघ का बिखराव हो गया। लेकिन वर्तमान में स्थिति देखी जाती है कि चीन की स्थिति रूस से ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, वो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह अमेरिका की सहायता पर निर्भर रहने लगा। लेकिन उसी उपरांत चीन ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ किया और प्रभाव क्षेत्र को इस प्रकार से बढ़ा दिया कि आज लगभग दूसरे स्थान पर, या अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन के क्षेत्र में एक छोर पर अमेरिका खड़ा है और दूसरे पर चीन खड़ा है। जहां कभी दूसरी शक्ति का रूप में सोवियत संघ हुआ करता था, उसका स्थान चीन ले चुका है और यह परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रकार का इतना कम समय में और इतनी प्रोग्रेस करना अपने आप में विदेश नीति को समझने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद देखिए कि अमेरिकी विदेश नीति की विफलता। जहाँ तक अपन मानते हैं कि शीत युद्धकालीन समय में ऐसा महसूस किया जाने लगा कि सोवियत संघ ने अपना साम्यवाद का प्रसार कर दिया और सोवियत संघ के प्रसार के बाद धीरे धीरे एशिया तक उसके पाव यानी साम्यवादी विचारधारा के पाव पहुंचना शुरू कर दिया और चीन में साम्यवाद की स्थापना 1949 को हो चुकी थी। जबकि अमेरिका हमेशा ये चाहता था कि किसी न किसी रूप में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना और किसी न किसी रूप से उन्होंने ये भी माना कि साम्यवाद किसी प्रकार से फैलना नहीं चाहिए और इसी के उपरांत उन्होंने एक नाटो सैनिक संगठनों का निर्माण किया। लेकिन उसका प्रभाव इतना असर नहीं दिखा पाया और सोवियत संघ के विदेश नीति की विजय मानी जाती है और अमेरिका की विदेश नीति की हार मानी जाती है कि लाख कोशिश करने के बाद में भी वह चीन में साम्यवाद के प्रसार को नहीं रोक सके। इसके बाद देखिए कि सोवियत संघ के लिए वरदान एवं अभिशाप। अपन ये मानते हैं कि सोवियत संघ ने जब अपना प्रयास किया और चीन में साम्यवाद की स्थापना की तो ऐसा जाने लगा जैसे कि अमेरिकी अपनी विदेश नीति में विफल रहा है और यह सोवियत संघ के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और एशिया में अपने साम्यवाद का प्रसार को और बढ़ा सकता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि चीन ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया और उन्होंने अवसरवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और उन्होंने साम्यवाद के प्रभाव को अपने आप तक सीमित रखते हुए उन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की कोशिश की और अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित कर लिए। अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते संबंधों को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि यह सोवियत संघ के लिए दोनों ही स्थितियां रखता है। एक तरफ वह वरदान के सिद्ध में हुआ क्योंकि यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई और दूसरी तरफ यह अभिशाप के रूप में सिद्ध हुआ क्योंकि चीन ने अमेरिका के साथ में नज़दीकियाँ उत्पन्न करके सोवियत संघ को अलग थलग कर दिया। इसके बाद देखिए कि संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। अपने मानते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राज्य या तो उपनिवेश के शिकार रहे हैं, जिसके कारण यह अविकसित और विकासशील श्रेणी में ही रह चुके थे। ऐसी स्थिति में इन राज्यों के पास में सबसे बड़ी चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वह किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, अपनी उत्पादन शक्ति को कैसे बढ़ाए, लोगों को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करें, लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किन किन योजनाओं का संचालित किया जा सकता है। यह इन सब देशों के पास में चुनौती है। लेकिन चीन ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी स्थिति को इस प्रकार से समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया कि जिस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए उस आधार पर नहीं बल्कि कुछ अलग करने के लिए उन्होंने नीतियां संचालित की और संपूर्ण एशिया में इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो सोचने पर मजबूर हो गए कि चीन में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसा कैसा नेतृत्व है जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
तो ये भी माना जाता है कि एशिया में एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, यानी कि जो राष्ट्र अविकसित या विकासशील थे उनके प्रति भी यह जज्बा पैदा हुआ कि किसी न किसी रूप में चीन का अनुसरण करें और अपनी राष्ट्र की स्थिति को सुदृढ़ करें। दूसरी तरफ देखिए कि अब वर्तमान में एक और है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। अपन मानते हैं कि कहाँ एशिया का रोगी कहा जाने वाला चीन आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा निर्यातक देश और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा है। यह विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि इसीलिए अपन मानते हैं कि चीन की विदेश नीति को समझना अति आवश्यक है कि किस विचारधारा के तहत उन्होंने कितनी तेजी के साथ में विकास किया है। अपन वैसे ये भी मानते हैं कि हर देश की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो या तो संविधान निर्माण के समय या वहाँ की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक होते समय नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं कि राज्य के उद्देश्य क्या होंगे। हालांकि कुछ उद्देश्यों की चर्चा 1949 के तहत अपन ये मानते हैं कि जब साम्यवाद की स्थापना हुई थी तो उस वक्त भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि माओ त्से-तुंग इत्यादि जैसे कुछ विचारक थे, मायो हुए, एल्टन है, ऐसे कुछ विचारक थे जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को एक नया रूप प्रदान किया और उन्होंने उद्देश्यों को तभी निर्धारित कर दिया कि राज्य के उद्देश्य ये होना अति आवश्यक है। 1954 के पहले संविधान के तहत उन्होंने अपने उद्देश्यों की जब रूपरेखा प्रस्तुत की तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस बात का निर्धारण कर लिया गया कि चीन वास्तव में अपने अगर इन उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि उनके चीन की विदेश नीति के जो उद्देश्य थे उनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था या उनकी जो आधारशिला थी वो क्या थी। उनकी आधारशिला में अपन दो महत्वपूर्ण चीज़ों को मानते हैं। एक तो है राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना। अब राष्ट्रीय हितों में सीमाओं की सुरक्षा भी होती है, अपने नागरिकों की सुरक्षा भी होती है, इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण करने की भी पूर्ति होती है, साम्यवादी शासन व्यवस्था का संचालन करना है या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। इसके साथ साथ भी ये है कि वह विश्वव्यापी क्रांति लाना चाहता है। ये दो महत्वपूर्ण ऐसे तत्व हैं जिन्होंने चीन की विदेश नीति के निर्धारण में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। एक राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना और एक विश्वव्यापी क्रांति को लाने के लिए चीन ने यह सोच लिया था कि जब तक अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं की जा सकती अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ यदि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन यदि अन्य देशों की तुलना में चीन में नहीं होता है तो संपूर्ण विश्व का ध्यान चीन की तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकता, चाहे वह कैसी भी नीतियों का अनुसरण करता हो। तो सामान्यतः अपन मानते हैं कि उनकी विदेश नीति के जो उद्देश्य थे उसमें कुछ तत्व मौजूद थे जिसे अपन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं। तो पहला है, उसकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि चीन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ में इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है और चीन इस क्षेत्र में किसी भी रूप से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की विचारधाराएं भी ऐसी थी और विचारधाराओं के आधार पर ही यह निर्धारित कर दिया गया था कि चीन की स्वतंत्रता को बनाए रखना, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने के लिए चीन रात दिन एक कर देगा या किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को और एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देगा। दूसरा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि उन्होंने पहले ही सोच लिया कि चाहे विश्व में अमेरिका के बाद सोवियत संघ दूसरी महाशक्ति क्यों ना हो, लेकिन बहुत जल्दी ही चीन को विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। यह उसका दृढ़ संकल्प था और यही कारण है कि उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ी कि वह एक महाशक्ति के रूप में आणविक क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में या अन्य उत्पादन के क्षेत्रों में और लघु उद्योगों के आधार पर अधिक से अधिक वस्तुओं को निवेश को ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद देखिए उसका यह था कि जिस प्रकार से सोवियत संघ ने, अपन ये कह सकते हैं कि एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना, कि जिस प्रकार से सोवियत संघ ने साम्यवादी प्रसार को बढ़ाना चाहा, चीन ने अपने साम्यवादी प्रभाव को चीन से काट लिया, यानी सोवियत संघ से काट लिया। और काटने के बाद में वो ये चाहता था कि एशिया में वह साम्यवादी विचारधारा का यदि प्रसार करता है तो उसका श्रेय केवल और केवल चीन को जाएगा। अर्थात वो इस बात को भी मानता है कि सोवियत संघ का अधिक प्रभाव नहीं बल्कि चीन का एशिया पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसी कारण उन्होंने एशिया प्रांत में यानी कि प्रभुत्वता स्थापित करने के लिए ठान ली कि वह एशिया में अपना प्रभाव एक महाशक्ति के रूप में छोड़ेगा।
इसके बाद था अलग था कि ये वो यह चाहता था कि नवस्वतंत्र देश, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद के प्रभाव को बनाए रखना या उनका नेतृत्व करना, ये भी उसकी एक उद्देश्य माना जाता है विदेश नीति का। इसका तात्पर्य यह था कि 1945 के बाद अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए थे और यहाँ उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका था। जब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया था तो इन राज्यों के पास में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सरकार का गठन कैसा किया जाए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए और किस प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर ही एक राज्य आत्मनिर्भर हो सकता है। तो उन्होंने साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए इन देशों को आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया और वो चाहता था कि नवस्वतंत्र देशों में यदि सरकार का गठन होता है तो वह चीन को आधार मानकर किया जाए और चीन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद का वह नेतृत्व कर सकता हो। अगर एशिया और अफ्रीका में अगर साम्यवाद का नेतृत्व चीन के द्वारा किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है और चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। तो ये उनका उद्देश्य था कि एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी प्रसार धारा जो भी की जाएगी वो चीन के माध्यम से की जाएगी और वह इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लेकिन विशेष तौर से ये माना जाता है कि विदेश नीति का यह उद्देश्य अधिकांशतः उन देशों पर नहीं पड़ा जो विकासशील श्रेणी में आते हैं, जैसे कि भारत। इसके बाद देखिए कि प्रवासी चीनी अधिकारियों को, अपन प्रवासियों से तात्पर्य थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपन ये मानते हैं कि एक देश के नागरिक दूसरे देश के यानी दूसरे देश में अपने रोजगार की तलाश में या किसी न किसी रूप से वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन चीन ये चाहता है कि जितने भी अप्रवासी चीनी व्यक्ति हैं जो विदेशों में रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा ही नहीं करनी है, विशेष तौर से उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने, उनके अधिकारों को, उनकी संपत्ति को और उनके परिवारों की सुरक्षा का दायित्व चीनी सरकार का होगा। और उन्होंने राजदूतों की नियुक्ति इसी आधार पर की थी। उनका यह उद्देश्य था कि विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिक जिन्हें अप्रवासी चीनी कहा जाता है उनके अधिकारों की सुरक्षा करने का, उसकी स्वतंत्रताओं को बनाए रखने का, उसकी संपत्ति की सुरक्षा को बनाए रखने का और उसे परिवार की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उन सरकारों का होगा। लेकिन दबाव चीन का बहुत ज़्यादा बना रहेगा और ये इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ। इसके बाद देखिए कि सीमाओं का विस्तार। अपन ये मानते हैं कि चीन ने साम्राज्यवादी नीति को एक प्रकार से बिल्कुल अलग नहीं किया और वो किसी न किसी रूप में पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा। वो इस बात को जानता है कि उसकी जनसंख्या यानी कि लगभग उस समय यानी 94 करोड़ और 49 लाख के लगभग जनसंख्या थी, जबकि क्षेत्रफल 1,45,19,159 वर्ग मील था। बसाने के लिए या उद्योग धंधों का प्रसार करने के लिए उन्हें अतिक्रमण की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण करना प्रारंभ किया और प्रत्येक देश के साथ में धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे समृद्ध हुई ऐसे ऐसे उन पर दबाव बनाता रहा और पड़ोसी राज्यों को कर्ज देना प्रारंभ कर दिया। उनकी सीमाओं का जैसे जैसे अतिक्रमण करना प्रारंभ किया उन देशों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई और वो किसी भी रूप में इसका विरोध नहीं कर सके। तो सामान्यतः सीमाओं के विस्तार की प्रवृत्ति को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया और वो जानता था कि आक्रामक नीति को अपनाने पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी छवि को बनाए रखा जा सकता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के आधार पर वह केवल अपने देश की ही सुरक्षा करेगा, अन्य देशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस नीति का भी अनुसरण एक प्रकार से उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर या आपकी विदेश नीति के उद्देश्यों में शामिल था। इसके बाद देखिए कि सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को काटना। विशेष तौर से ये मानता है कि सोवियत संघ अपने धीरे धीरे अगर प्रवृत्ति इसी प्रकार से चलती रही है तो चीन में जिस साम्यवाद की स्थापना हुई है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को काटने का प्रयास किया, यानी कि जहां पर भी जिस देश में भी सोवियत संघ साम्यवाद के लिए हस्तक्षेप करता वहां पर चीन का किसी न किसी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उस पर किसी न किसी प्रकार का दबाव रहता और वो चाहता था कि साम्यवाद की स्थापना सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र से नहीं बल्कि चीन के प्रभाव क्षेत्र से होनी चाहिए। तो
तो अधिकांशतः उन्होंने जिस प्रकार से साम्यवादी विचारधारा जो सोवियत संघ की, उसके प्रभाव को काटने का हर संभव प्रयास किया और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद देखिए कि सैनिक शक्तियों को बढ़ावा देना, ये विशेष तौर से ऐसा महत्वपूर्ण और अंतिम तत्व है जो उसकी विदेश नीति का उद्देश्य है। वो मानता है कि सीमाओं की सुरक्षा ही सब कुछ नहीं होती, सैनिक शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी पड़ोसी राज्य से युद्ध जैसी स्थिति को निष्कासित या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उन्होंने सैनिक शक्ति को बढ़ाया और सैनिक शक्ति में वे अति आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल और केवल विकसित राष्ट्र ही कर सकते थे। और इसी के आधार पर अपने कह सकते हैं कि विशेष तौर से कि जो चीन की अपन की विदेश नीति है उसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा है और इसके बाद उसका उद्देश्य क्या है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद बताएंगे आपको कि चीन की विदेश नीति के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं और विशेष तौर से उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।